नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। और सुबह के 10 बज चुके और बात हम कर रहे हैं अब की बार किसका उत्तर प्रदेश और 2022 में यहां पर किसका डंका बजेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज सियासत का सुपर संडे भी है। आज बीजेपी के 6 बड़े नेता यूपी के अलग अलग 6 जिलों से जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी अपने पारिवारिक गढ़ रायबरेली में महिलाओं के साथ शक्ति संवाद करने वाली हैं। उधर रायबरेली दौरे से लखनऊ लौट चुके अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और अपने करीबियों पर आईटी की छापेमारी को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार को एक बार फिर यहां पर घेर सकते हैं। तो बीएसपी भी सुरक्षित सीटों पर जीत का प्लान बनाने के लिए लखनऊ के मोहनलालगंज में जनसभा को आयोजित कर रही है। इसके अलावा चुनाव में ध्रुवीकरण का तड़का लगाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी बिजनौर के नगीना से हल्ला बोल सकते हैं। और यानी यूपी की अगर हम बात करें तो यहां पर सियासत का भरपूर तड़का लगाने के लिए नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। और इन दौरों से कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन उत्तर प्रदेश का उसकी बाजी मारेगा, यह तो जनता ही तय करेगी आने वाले वक्त में। लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम बीजेपी की आज जो जन विश्वास यात्रा है वो मानी जा रही, क्योंकि बीजेपी के 6 कद्दावर बड़े नेता आज यूपी के अलग अलग जिलों में मैदान से ताल ठोकेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से पहली यात्रा को हरी झंडी आज यहां दिखाएंगे। वहीं दूसरी यात्रा को योगी आदित्यनाथ मथुरा से रवाना करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी में मौजूद होंगे, यहां से वो तीसरी यात्रा रवाना करेंगे। चौथी यात्रा को बिजनौर से नितिन गडकरी रवाना करने वाले हैं। इसके अलावा 5वीं यात्रा बलिया से शुरू होगी, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको रवाना करेंगे। और छठी यात्रा को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गाजीपुर से हरी झंडी दिखाएंगी। और अपने अपने गढ़ को बढ़ाने और बचाने की जंग में नेताओं के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का भी दौर लगातार जारी है। और इस दौरान अगर हम हाल फिलहाल को देखें तो यह दौर अपने चरम पर पहुंच चुका है। जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। अभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। गीता में यही कहा गया है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी। यही गुरु नानक जी ने कहा कि जो माया के बीच में माया से दूर रहे वो योगी है। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं जो योग बात से सीधे कुर्सी पर बैठ गया है। इसलिए योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। इनका नाम आज से अनुपयोगी विश्व नाम है। हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह। एक सच्चाई पे चलता है, एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसका नाम हिंदू। और दूसरा झूठ के रास्ते पे चलता है, हिंसा फैलाता है, नफरत फैलाता है, उसका नाम हिंदुत्ववादी। और हिंदुस्तान में आज लड़ाई हिंदू और हिंदुस्तानी हिंदुत्ववादी के बीच में हो रही है। इस देश के अंदर उन सभी मुद्दों को जो आजादी के बाद से जिनकी निरंतर उपेक्षा होती रहती थी, देश की आस्था को भी सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। तो जो वार पलटवार का ये दौर है, इसको आपने देखा और खास बात इसमें आपको ये नजर आएगी कि बुनियादी मुद्दों पर तो बात हो रही है, ठीक है, इसको भी लेकर के लगातार अपनी अपनी कोशिश की जा रही है। लेकिन ध्रुवीकरण की भी पूरी कोशिश यहां नजर आती है। हर आदमी, हर सियासी दल अपने अपने हिसाब से ध्रुवीकरण की कोशिश भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर हम एक बड़ी चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है और मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ लखनऊ से मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन मौजूद है और रायबरेली से, जहां पर आज
प्रियंका गांधी मौजूद है, वहां से मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मौजूद हैं। 3 खास मेहमान हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हैं, इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र राजपूत जी हैं और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजीज खान साहब हैं। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत। मैं चर्चा की शुरुआत करूं मनीष जी, सुरेंद्र जी और अजीज साहब आपके पास आऊं, उससे पहले राजीव मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। देखिए, बुनियादी मुद्दों की लगातार बात हो रही थी, विकास की बात हो रही थी और तमाम चीजों की बात होते होते अब आईटी रेड की नौबत आ गई है। योगी उपयोगी हैं या अनुपयोगी, इसकी बात होने लगी है और अब हिंदू और हिंदुत्व भी कहीं ना कहीं और ज्यादा चर्चा में आने लगा है। देखिए सऊद, अब चुनाव में 15, 16, 18 दिन जितना भी आप कह लीजिए, पिछले बार 2017 में 5 जनवरी को चुनाव का तारीखों का ऐलान हुआ था, तो उस हिसाब से आप देखिए तो 15-20 दिन, एक पखवाड़ा बचा है। तो राजनीतिक दल अब चुनावी तापमान को बढ़ाने के लिए ये बयानबाजियां होती रहती हैं, इसमें कोई नया नहीं है। लेकिन जो 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण है वो ये कि अगर आप देखें, जन आशीर्वाद यात्रा आज के 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी, उसमें जो नए मंत्री बने थे जो पिछड़े वर्ग से, उनको कहा गया था कि उन्होंने ज़्यादातर उस यात्रा में, जन आशीर्वाद यात्रा में उन्होंने भाग लिया था और वो पिछड़े वर्ग से बनाए गए थे। अब ये जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है और ये उत्तर प्रदेश के 6 इलाकों से भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, जो 6 इलाके हैं जो उन्होंने अपने तरीके से बांटा है, ब्रज, अवध, काशी। तो इन क्षेत्रों में ये यात्राएं निकाली जा रही हैं। एक बीजेपी में एक मोबिलाइजेशन का जो है वो हमेशा दौर चलता रहता है, कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है और अलग अलग इलाकों में प्रधानमंत्री खुद ही कमान संभाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हफ्ते में 15 दिन में वो खुद ही पहुंच जा रहे हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, परसों यानी 21 तारीख को प्रधानमंत्री खुद ही प्रयागराज आ रहे हैं, वहाँ महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम है। फिर 23 तारीख को वो बनारस पहुँच रहे हैं, वहाँ परियोजनाओं का। तो खुद प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और ग्राउंड लेवल के वर्कर्स को मोबिलाइज करने के लिए ये सब यात्राएं और कार्यक्रम हो रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जो विकास यात्रा, रथ यात्रा उन्होंने निकाली है, वो विजय रथ यात्रा, उसने एक उनके पक्ष में, उनका भी माहौल बनाने में एक बहुत बड़ा रोल उस यात्रा का है। मैं देखता हूं, मैं गया हूं कई जगह, बहुत अच्छी खासी भीड़ आती है, लोगों में उत्साह देखने को मिलता है और इससे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव जो है वो धीरे धीरे, मैं रोज ये बात कह रहा हूं कि रोज दिन पर दिन धीरे धीरे ये 2 तरफा, मतलब आमने सामने की लड़ाई में तब्दील होता जा रहा है और इससे ये लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है। हालांकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अभी आए हैं, प्रियंका ने तो कमान बहुत पहले से संभाला, आज भी वो काम कर रही हैं। 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान भी किया है। बीएसपी की आप रैली आपने बात की, मोहनलालगंज में है, ये सब पार्टियां भी हैं। लेकिन ज़्यादातर झुकाव अगर आप देखिए, जमीन पर अगर आप चर्चा देखिए, तो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव धीरे धीरे चुनाव की तारीखों के ऐलान तक मुझे लगता है और उसके बाद भी ये जोर शोर बीजेपी और सपा के बीच में ही चलता रहेगा। ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं नैरेटिव बनता जा रहा है और सीधे सीधे प्रधानमंत्री के निशाने पर भी इस तरीके से लाल टोपी, पीली टोपी भी नजर आती है। लेकिन आज का दिन देखिए सुपर संडे कहा जा रहा है। राजीव, जल्दी से मैं इस पर भी रिएक्शन चाहूंगा कि आज के दिन को विशेष किस तरह से देखें, क्योंकि जन विश्वास यात्रा भी है, प्रियंका भी आज महिलाओं को संबोधित करेंगे और अखिलेश आज 12:30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया ना, डेली एक्शन है। अगर आप देखेंगे तो रोज का कार्यक्रम है। अब जैसे 23 तारीख को मैंने कहा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है ना, तो मेरी जो जानकारी है 23 तारीख को मथुरा में एक बार फिर जयंत और अखिलेश यादव रैली कर रहे हैं, ज्वाइंट रैली, उसकी तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो जो भी आप देखें तो तैयारी रोज के हिसाब से, रोज पत्ते फेंके जा रहे हैं, रोज उसकी काट डाली जा रही है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि रोज पत्ते फेंके जा रहे हैं। सीएम योगी को उपयोगी कहा, उसके तुरंत देर बाद जी जी ठीक है। मैं राजीव आ रहा हूं आपके पास, जल्दी से रायबरेली का रुख कर लेते हैं। रमन वहां से मौजूद है। रमन, रायबरेली में प्रियंका गांधी मौजूद हैं, जन विश्वास यात्रा एक तरफ चल रही है, विजय यात्रा चल रही है और यहां प्रतिज्ञा यात्रा। लेकिन आज कितना अहम कार्यक्रम, महिलाओं को सीधे संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। देखिए सऊद, करीब 5000 महिलाएं
एक साथ एकत्रित होंगी और महिलाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है, क्योंकि आपने देखा कि उनके घोषणा पत्र जो जारी अभी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ पार्ट उन्होंने जारी कर दिया है कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा और महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में हो, इस बात को इंश्योर किया जाएगा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये लगातार हर एक चुनाव कार्यक्रम में, हर एक कैंपेन में महिलाएं बड़ी तादाद में आती हैं और इस नारे को बुलंद करती हैं। इसी सिलसिले में रायबरेली की महिलाओं को इकट्ठा किया गया है, क्योंकि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ हमेशा से रहा है। हालांकि इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव में पटकनी दी, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी का कार्यक्रम 2.5 साल के बाद यहाँ पे रखा गया। ये भी एक सोची समझी रणनीति के तहत रखा गया, क्योंकि जो रायबरेली के लोग हैं, अमेठी के लोग हैं, यहाँ पे करीब 11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 विधानसभा की सीटों पर राहुल गांधी या गांधी परिवार का दबदबा हमेशा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने कल कहा कि हमेशा से अमेठी हमारा परिवार रहा है, आगे भी रहेगा और लगातार कोरोना के समय में भी मैं भले ही अभी वायनाड से सांसद हूं, लेकिन मैंने मदद करने में कोई कोताही नहीं बरती। हर एक जगह से मदद मुहैया कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन राज्य सरकार राजनीति के तहत ऑक्सीजन के जो ट्रक हैं उसको नहीं आने दिया गया, या जो साधन मुहैया कराने की कोशिश की उसमें बाधा पैदा करनी। अमेठी बार बार नहीं आया, लेकिन मेरा रिश्ता कितना है, हारने के बाद भी मेरा रिश्ता टूटा नहीं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये कहने वाले कह भी रहे हैं कि 2019 के बाद से उनका दूसरा दौरा क्यों आखिर हुआ। लेकिन बहरहाल इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए, जरा हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनीष जी, मैं आपके ही पास आ रहा हूं। देखिए, अभी जयपुर से जो राहुल गांधी ने एक तरीके से एक लाइन अपनी गढ़ने की कोशिश की हिंदू और हिंदुत्व को लेकर, वो अमेठी में भी नजर आई। लेकिन आप तो योगी उपयोगी हैं या फिर अनुपयोगी, इस पर भी आपको जवाब देना पड़ रहा है। देखिए सौरभ जी, आज भारतीय जनता पार्टी की 6 यात्राएं जो हमारा सांगठनिक 6 क्षेत्र है वहां स्टार्ट होने वाली है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अम्बेडकर नगर से शुरुआत करेंगे। आपने विस्तार से जन विश्वास यात्रा कौन कहां से शुरू करेगा उस आपने स्वयं बता दिया है, उस पर न जाते हुए देखिए, हमने जो 4.5 साल में 5 साल में जो जनता का विश्वास जीता है, जिस तरीके से विकास का काम हुआ है, गांव गरीब किसान के लिए एक्सप्रेस वे बने हैं, किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिल रहा है, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं और यूनिवर्सिटीज बनी है, एमएसएमई के सेक्टर में रोजगार का सृजन हुआ है, नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिली है। आज बिजली 24 घंटे जिला केंद्रों पर, 22 घंटे तहसील केंद्रों पर, 18 घंटे गांव केंद्रों पर मिल रही है। तो वो जो विश्वास उत्पन्न हुआ है, उस विश्वास को उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर प्रत्येक विधानसभा में हमारी यात्रा जाने वाली है। और वहीं देखिए, सपा और कांग्रेस के पास इस विकास का कोई काट नहीं है। एक जिन्ना के सहारे मैदान में है अखिलेश यादव और दूसरे हिंदू और हिंदुत्व करके देश को, पुरानी परंपरा है कांग्रेस की। और आप इन विश्वास यात्राओं के साथ साथ आईटी, सीबीआई और ईडी के सहारे भी हैं क्या? कह तो रहे हैं कि अभी सीबीआई और ईडी भी आएगी। जवाब मैं देता हूं, उसका भी जवाब देता हूं, ये कंप्लीट कर ले। देखिए, कांग्रेस शुरू से ही जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटती आई है। बाद में सपा और बसपा भी उसी लीग पर चलती रही है कि एक बहुसंख्यकों को जाति में बांट दो और धर्म, और एक अल्पसंख्यकों को मुसलमान बना दो। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो जातियों को साधने की कोशिश करते हैं और आप सीधे सीधे धर्म को साधने की कोशिश करते हैं, ऐसा है क्या? बताया तो कि बहुसंख्यकों को जातियों में बांट दो, अच्छा, और अल्पसंख्यक को मुसलमान बना दो। ये इनका फंडा रहा है सपा, बसपा और कांग्रेस का। और इस पर डिबेट कर लीजिए, मैं पूरा एग्जाम्पल दे दूंगा। मैं आता हूँ ईडी, और आपने अभी ईडी, आईटी और सीबीआई की बात। देखिए, आईटी, ईडी, सीबीआई ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, अपने इनपुट के आधार पर काम करती है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से मेरा ये कहना है, नहीं, मैं माफ कीजिएगा रोक करके आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने बहुत अच्छी बात की कि अपने अपने हिसाब से इनपुट पर काम करती है, लेकिन एक गजब का जो है संयोग भी देखने को मिलता है। जहां जहां इलेक्शंस होते हैं वहां विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कुछ इनपुट्स अचानक से मिल जाते हैं और बड़ी टाइमिंग के हिसाब से ये जो एजेंसीज हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बल्कि विपक्ष हर बार हर राज्य में यह चीज कहता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में चले जाइए, चाहे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चले जाइए, और या फिर अब यूपी चले जाइए। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी में ही आपकी ही बात पर ये रेखांकित करके आपका जवाब चाह रहा था। ठीक है, आपके पास पूरा समय रहेगा, आप रेखांकित कर दीजिएगा, लेकिन मुझे तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। जरूर।
तो अगर अखिलेश यादव उनके लोगों ने कोई टैक्स चोरी इस तरह का काम नहीं किया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एजेंसीज को सहयोग करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बात मैं कह के बात को समाप्त करूंगा कि मेरी बात को शब्दशः नहीं लिया जाए, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी सीबीआई आएगी और ईडी आएगी। चोर को ही पता होता है कि पुलिस आने वाली है, इस बात को शब्दशः मत लीजिए। यानी जो गलत करता है उसको अपनी गलती का एहसास होता है। अखिलेश जी को कैसे पता है सीबीआई और ईडी आने वाली है? क्या गलत काम उन्होंने किया है, किस तरह की गलती की है, इसको भी जनता को पता है कि सीबीआई और ईडी आने वाली हो क्या। वैसे राजा को भी तो पता होता है कि उसके जो अधिकारी हैं वो कब कहां जाने वाले हैं। मनीष जी देखिए, आप अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं सऊद बोल रहा हूं। मैं सऊद और कांग्रेस के, मैं अभी कांग्रेस और नहीं मैं देखिए, अभी अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपका प्रवक्ता, मैं अगेंस्ट प्रवक्ता हो गया। अभी यही सुरेंद्र जी और अजीज जी से पूछूंगा तो वो ये बोलने लगे कि मैं आपका प्रवक्ता हूं। ये तो देखिए आता रहता है, ये आता रहता है, आदत हो गई है। मैं तो अपनी बात पूछ रहा था, उसका जवाब दे दी जल्दी से कि राजा को भी तो पता होता है। जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट मेहमान पे जाऊं। मनीष जी जवाब नहीं देंगे? जी जी, सवाल मैं कह रहा था कि इस पर जवाब दे दिए कि राजा को भी तो पता होता, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाता हूं। अब मुझे लगता है कि अगर पूरे व्यवस्था को आप जानते होंगे सऊद जी, तो पता होगा कि ईडी, सीबीआई, आईटी एक स्वायत्त संस्था है और अपने अनुसार निर्णय लेती है। संविधान तो यही कहता है। ठीक। और अगर ऐसी कोई व्यवस्था आपको ध्यान में हो कि किसको किसको इन्फॉर्म करते हैं, देखिए आप कितने अच्छे प्रवक्ता हैं, आपने सीधे बता दिया कि वो अपने अपने ऑटोनोमस बॉडीज हैं और उस हिसाब से वो अपना निर्णय लेती हैं। ठीक है, यही जवाब चाहिए भी था और ये चीज आ गई आपकी बात। लेकिन अजीज साहब, इन सब के बीच में सबसे ज्यादा स्थिति यही है कि आमने सामने की लड़ाई आपकी ही है, लेकिन अनुपयोगी क्यों नजर आ रहे हैं? अगर हम हाल फिलहाल में देख ले तो उत्तर प्रदेश के लिए तो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ही उपयोगी नजर आ रहे हैं। जितनी विकास यात्राएं पिछले एक महीने में विकास को धार देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है, आप लगातार पूछ रहे थे कि एक योजना बता दो कि जहां का शिलान्यास किया हो और उसका फिर लोकार्पण किया हो। ऐसी बहुत सी योजनाएं अब सामने आ गई हैं। पूछा और लगातार समाजवादी पार्टी पूछ भी रही थी, इन्होंने जवाब भी दे दिया। देखिए, आईटी, सीबीआई और ईडी को ला करके जवाब दे दिया कि इन्होंने कितना शिलान्यास किया, कितनों का और कितनों का लोकार्पण किया। देखिए, माननीय अमित शाह जी तो अपने हवाई जहाज पर लिए घूम रहे हैं ये सारी संस्थाओं को। भाई जो जरा सा जहां पर माहौल देखते हैं वहां पर दबिश डाल देते हैं। आप देखिए ना किस कदर जो है ईडी, सीबीआई और उसके साथ आईटी का किस कदर दुरुपयोग हो रहा है। ये खाली उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, हम पहले से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ, आपने देखा महाराष्ट्र में भी यही हुआ, आप दूसरे प्रदेशों में भी आप देखिए, दिल्ली में, यहां तक कि दिल्ली में जो करंट मुख्यमंत्री थे, उस वक्त सिटिंग मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यालय में भी छापा मरवा दिया गया। साथ देखिए अशोक गहलोत जी को किस तरीके से, उनके करीबियों को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। नहीं, मनीष जी कह रहे हैं ना कि अगर आपने कुछ नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है तो डरिए मत। अरे सुनिए ना मेरी बात, अब मुझे बात रखने दें ना, आप मुझे बात रखने दें। देखिए एक बात समझिए, सवाल यह नहीं है कि कुछ किया या नहीं किया, सवाल यह कि मुख्य विपक्षी पार्टी जो होती है आखिर उसी के घर पर छापा क्यों, उनके करीबियों पर, उन नेताओं पर क्यों? आखिर सत्ताधारी जो पक्ष का जो नेता है उसके यहां छापा क्यों नहीं? मैं ये जानना चाहता हूं आखिर उनके यहां छापा क्यों नहीं? जब जब चुनाव आता है और चुनाव करीब आता है, महीना 2 महीना बचता है, तो आखिर ऐसी गतिविधियां क्यों? लेकिन एक बात आप जान लीजिए सऊद जी, मैं मनीष भाई को बताना चाहता हूं कि देखिए ये सारी हरकतें होती है, लेकिन इसका इंपैक्ट आपने देखा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, दूसरे प्रदेश नहीं तो आप आईटी रेट पर ही चलेंगे ना। विकास की बात कर रहा था मैं, चाहे वो अध्यात्म की बात हो, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे वो एक्सप्रेस वेज की बात हो। लगातार देखिए किस पर आप जवाब देंगे, कितने एक्सप्रेस वेज पर आप अपनी विजय यात्रा निकालेंगे। अजीज साहब मैं आऊंगा, इस पर आप छोटा सा रिएक्शन लूंगा। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।